स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे 9th की एसएसटी के अंदर सेकेंड यूनिट कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड वर्ल्ड। आपकी फोर्थ बुक है कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड वर्ल्ड, उसकी सेकेंड यूनिट है। ठीक है, इसका नाम है नाजिज्म and the rise of Hitler। in Germany। जर्मनी यूरोप का एक देश है, ठीक है। तो वहां नाजिज्म का उदय कैसे हुआ, हिटलर का उदय कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी के भी उपनिवेशिक देश थे, अलग अलग देशों के अंदर। फ्रांस के उपनिवेशिक देश थे और इंग्लैंड के भी उपनिवेशिक देश थे। इंग्लिश में कहे तो यूरोप के ज्यादातर जितने भी देश हैं उन्होंने अपनी कॉलोनीज अलग अलग देशों में बसा रखे ताकि वो क्या कर सके, व्यापार कर सके। हालांकि जर्मनी की कॉलोनीज बहुत कम थी, न के बराबर थी, ठीक है। फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इनकी कॉलोनीज दूसरे देशों में बहुत ज्यादा थी। ये क्या करते थे, दूसरे देशों में व्यापार करते थे, वहां अपनी सैनिक छावनियां भी लगाई। लेकिन जर्मनी उस समय इतना ताकतवर नहीं थी, ठीक है। जर्मनी के ऊपर राजाओं का शासन था, ठीक है। परंतु फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में जर्मनी में भी पब्लिक सक्रिय हो गई, ठीक है। उन्होंने भी सोचा कि हमारे देश में भी क्वीन और किंग को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाए, प्रजा को ज्यादा महत्व दिया जाए, लेबर्स को, वर्कर्स को, पेसेंट्स को, सैनिकों को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जर्मनी में हिटलर ने एक पार्टी का गठन किया जिसको नाजी नाम दिया गया, ठीक है। और उसकी विचारधारा को नाजिज्म कहा गया और उस पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी जर्मन समाजवादी मजदूर दल, ठीक है। इसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल। ये दल क्या करता था कि जर्मनी के अंदर गरीब लोगों को और सैनिकों को ऊपर उठाने का काम करता था, ठीक है। और हिटलर का ऐसा मानना था कि कोई भी देश तब तक अस्तित्व में रह सकता है जब उस देश की मिलिट्री ताकत अधिक हो, उस देश की आर्मी अधिक हो। अगर आर्मी कम होगी तो वो देश ज्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। दूसरे देशों ने भी अपनी कॉलोनी स्थापित करके जो है पैसा कमाया है और अपने देश में आर्मी को बढ़ाया है, तो हमें भी अपने देश में आर्मी को बढ़ाना चाहिए जिससे हमारे देश में क्या हो सके, दूसरे देशों के ऊपर अधिकार हो सके। यानी फ्रांस और इंग्लैंड की तरह हम भी जो है दूसरे देशों में कॉलोनी बना सके, या जिन्होंने कॉलोनी बनाई उनकी हटाकर हम उनसे टैक्स ले सके, ठीक है, या उन्हें बाधित कर सके उन कॉलोनीज को। तो जर्मनी में नाजी विचारधारा का उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या था? नाजी विचारधारा का मतलब है जर्मनी में मजदूरों का संगठन, ठीक है, और सैनिकों का संगठन। इसके उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या था? राजा और रानी के शासन का खत्म होना, ठीक है। तो उसके कॉजेज हम देखते हैं। कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी में नास्तिकवाद के उदय के प्रमुख कारण, ठीक है। तो पहला कारण था ह्यूमिलिएटिंग ट्रेजेडी ऑफ वर्साइल्स। मतलब वर्साइल की संधि के अंदर जर्मनी का घोर अपमान किया गया,
जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में यह कोशिश की थी कि दूसरे देश की कॉलोनीज को बाधित किया जाए, उनको व्यापार करने नहीं दिया जाए, हम व्यापार करें, हम दूसरे देशों के ऊपर अपने सैनिकों को भेजे और सैनिक क्या करें, कॉलोनी स्थापित करें और हम जो है व्यापार करें, सैनिक शक्ति के ऊपर व्यापार करें, ठीक है, कोई संधि वंधि के ऊपर व्यापार नहीं करें। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने वर्साय संधि की थी और वर्साय संधि में क्या हुआ, जर्मनी का घोर अपमान हुआ, उससे जबरदस्ती संधि करवाई गई, ठीक है। और ये वर्साय की संधि 28 जून 1919 में हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से वर्साय की संधि के अंदर जर्मनी का घोर अपमान किया गया, ठीक है, कि आपकी विचारधारा गलत है, सैनिक शक्ति के आधार पर आप किसी भी देश में कॉलोनी स्थापित नहीं कर सकते हो, कॉलोनी स्थापित करने के लिए आपको उस देश की पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ना होगा और संधियां करनी होगी, ठीक है, लोगों को कन्विंस करना होगा, लोगों को सेटिस्फाइड करना होगा, तभी जो है आप वहां अधिकार कर सकते हो। तो यहाँ बहुत अधिक अपमान हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी का, तो उसके कारण जर्मनी नाजीवाद कर गया। फिर जर्मनी ने ठान ली कि हमारे देश में तो प्रत्येक आदमी को सैनिक बना दिया जाए, अब हम अपने देश को इतना अधिक शक्तिशाली कर देंगे कि हम सैनिक शक्ति के आधार पर संपूर्ण विश्व पे अधिकार कर लेंगे, ठीक है। दूसरा, ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनिज्म। अब जर्मनी में नाजीवाद के उदय होने का दूसरा कारण था कि जर्मनी में कम्युनिज्म संप्रदायवाद का भय बढ़ रहा, यानी संप्रदायवाद का मतलब यह है कि किसी भी देश में एक संप्रदाय की सत्ता होना, यानी सरकार द्वारा कोई शासन चल रहा, ठीक है। अब जब किसी भी देश में कम्युनिज्म बढ़ जाता है, साम्यवाद बढ़ जाता है, कम्युनिज्म का मतलब है साम्यवाद, ठीक है। तो किसी भी देश में यदि साम्यवाद बढ़ जाता है तो उस देश में क्या होता है कि कंपटीशन खत्म हो जाता है, व्यापारिक कंपनियां जितनी भी होती है उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता, नो एक्सटर्नल कंपटीशन, क्योंकि फिर वहां सरकारी कंपनियां चलती है, दूसरी प्राइवेट कंपनियों को कोई इजाजत नहीं दी जाती। ये पूर्ण रूप से साम्यवाद जो था एंटी प्राइवेट, प्राइवेट कंपनियां पूर्ण रूप से बाधित, प्राइवेट व्यापार पूर्ण रूप से बाधित, ठीक है। सारी जो ताकत होती थी, ऑल पावर इज गिवन टू गवर्नमेंट, ऑल पावर इज गिवन टू गवर्नमेंट, सारी ताकत जो है वो सरकार को दे दी जाती है। इससे लॉस ये होता था कि लोग काफी आलसी हो गए। अब आपको पता ही है कि सरकारी नौकरियां लगने के बाद में लोग काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें महीने के महीने पेमेंट मिले। तो सरकारी कंपनियां भी यही सोचती थी कि भले कंपनी चले ना चले, व्यापार चले ना चले, हमें तो पेमेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो लोग काम क्या हो जाते थे, आलसी हो जाते थे, लेजी हो जाते थे, कंपटीशन कम हो जाता। ये प्राइवेट सत्ता के विरुद्ध थी। किसी भी देश की प्राइवेट कंपनी के होने से या प्राइवेट व्यापार होने से फायदा ये है कि उस देश में क्या हो सके, कंपटीशन बढ़ सके। तो कम्युनिज्म यानी साम्यवाद के कारण इस देश में कंपटीशन बिल्कुल कम हो गया जर्मनी के अंदर, और कंपटीशन कम होने के कारण बड़े जो नोबिलिटी के लोग थे, राजा रानी और जितने भी उनके कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, बड़े दरबारी, उनको तो पेमेंट मिलता रहता था, और वे काफी आलसी हो गए, देश के विकास के लिए काम नहीं कर पाते थे। तो किसी भी देश का विकास तभी होता है जब वहाँ कम्युनिज्म ना हो, साम्यवाद ना हो, थोड़ा बहुत एंटी प्राइवेट कंपटीशन, जिससे उस देश का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। यानी कम्युनिज्म और डेमोक्रेटिक का थोड़ा बहुत मेल जोल होना चाहिए, ठीक है। देश गणतंत्र भी होना चाहिए, उस देश में
जर्मनी में क्या होता था कि चूंकि ये एंटी प्राइवेट था, साम्यवाद यहाँ बहुत अधिक बढ़ रहा था, सारी सत्ता सरकार के पास में थी, तो सरकार के अधिकारी मनमाने तरीके से काम करते थे, ठीक है, देश का विकास नहीं हो रहा था, कंपटीशन कम था, तो उसके कारण देश के ऊपर कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया, लगभग $300 का कर्जा बढ़ गया। और ऐसे में विकसित देश अमेरिका ने भी इनकी मदद नहीं की, तो फिर इस देश में फिर नाजीवाद का उदय होना स्वाभाविक था। चौथा था resurgence of militant nationalism। रिसर्जेंस का मतलब पुनर्जीवन। जर्मनी में मिलिटेंट नेशनलिज्म यानी सैनिक राष्ट्रवाद का पुनर्जीवन हो गया, यानी जर्मनी के अंदर सैनिक राष्ट्रवाद जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका रिसर्जेंस होने लगा, पुनर्जीवित होने लगा, ठीक है। यानी जर्मनी वाले सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगे, जिसके कारण उनके देश के अंदर पैसों इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ने लगा, ठीक है। और सैनिक शक्ति बढ़ाने का प्रमुख कारण भी यही था कि ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनिज्म, क्योंकि उनके देश में साम्यवाद बढ़ रहा था और दूसरे देश वाले इनसे जबरदस्ती संधि करवा लेते थे, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि अब अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम जो है विश्व धरातल पे जीवित नहीं रह पाएंगे, तो इन्होंने अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये नाजीवाद का प्रमुख कारण था, ठीक है। और सैनिकों में भी लेबर ज्यादा थे, श्रमिक ज्यादा थे, ठीक है। absence of strong opposition। अब जर्मनी में क्या था, क्योंकि राजनीतिक दल थे नहीं, बहुत कम थे, राजा रानी का शासन था नहीं, क्योंकि वो लगभग बिखर सा गया था, देश के ऊपर कर्जा बढ़ गया था, तो वो तो शासन लगभग खत्म ही हो गया था, ठीक है। तो वहां क्या हुआ, राजनीतिक पार्टियां बहुत कम, केवल सैनिकों को बढ़ाने के ऊपर और मिलिट्री स्ट्रेंथ, नेवी, एयरफोर्स और जो आर्म्स फोर्स थी उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, यानी आर्मी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जिससे राजनीतिक पार्टियां नहीं थी। राजनीतिक पार्टियां होने पे क्या फायदा होता है कि उस देश के अंदर वे राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, सैनिकों को ज्यादा बढ़ने नहीं देती है, उस देश को तानाशाह नहीं होने देती है, क्योंकि सैनिकों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उनका जो कैप्टन होगा, उनका जो मेजर होगा या जो उनका जो मेन चीफ होगा सैनिकों का, वही पूरे देश के ऊपर शासन करेगा, तानाशाह शासन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ, हिटलर का उदय हो गया, हिटलर ने पूरी आर्मी को अपने अंडर में कर लिया, वहां यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो इनका विरोध कर सके, ठीक है, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी, आर्मी ही सरकार थी, सेना ही एक तरह से सरकार थी, ठीक है। पार्लियामेंट थी नहीं, पार्लियामेंट होते तो विरोध होते, बिल पास होते, ठीक है, और बिल पास होते तो क्या होता, उस बिलों को जो भी सेना का जो प्रमुख होता, चीफ होता, उसे मानना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कोई बिल पास नहीं होता था, ठीक है। इन्हें उतार लेते थे पांचों घरानों को। साम्यवाद के नुकसान ये है कि साम्यवाद में जो सरकार होती है कम्युनिज्म में, वो सरकार नो प्रॉफिट पे काम करती है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, मतलब कि लाभ पे काम नहीं करती। प्राइवेट जितनी भी संस्थाएं कंपनियां होती है वो लाभ पे काम करती है, उनको बेनिफिट चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सरकारी बिजली आती है, तो सरकारी बिजली पे सरकारी कर्मचारी जितने भी लगे हो उन्हें कोई लेना देना नहीं कि बिजली से हमें बेनिफिट हो, उन्हें अपने पेमेंट से मतलब है, पेमेंट मिल गई बस, ठीक है। तो साम्यवाद जो है वो नो प्रॉफिट पे काम करता था, जिससे इस देश के ऊपर कर्जा बढ़ गया था, कर्जा बढ़ने के
इन्होंने सोचा कि हमें दूसरे देशों की अब गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि तो इससे अच्छा क्या है, हम अपने देश की आर्मी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो आर्मी बढ़ाने से क्या होगा, हम दूसरे देशों की कॉलोनीज को बाधित करेंगे, उनको व्यापार नहीं करने देंगे और हम जो है दूसरे देशों पे अधिकार कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे नाजीवाद का उदय हो गया और इनको इनकी लीडरशिप की हिटलर जो कि ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था, हिटलर का। ठीक है, और हिटलर ने बर्लिन में कहा पे बर्लिन में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी की स्थापना की थी, वर्कर पार्टी की स्थापना की थी, यानी राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल की स्थापना कहां हुई थी, बर्लिन में। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कि भाई हम हमारे देश के श्रमिक और हमारे देश के लोअर क्लास के पीपल और जितने भी जो अधिसंख्यक लोग हैं वो राष्ट्रीय समाजवाद में रहेंगे और हम एक नाजी संस्था का निर्माण कर देते हैं और सैनिक शक्ति को हम बढ़ा देते हैं, जिससे क्या है हमारा देश दबेगा नहीं, गुलाम नहीं बनेगा। हिटलर चाहता था वो गुलाम नहीं बने, दूसरे देशों में शासन करे, क्योंकि कर्जा इस देश के ऊपर बहुत अधिक बढ़ गया था। ठीक है, इसलिए इसने नाजी दल का उदय किया। ठीक है, आप उतारो तब तक। अब ध्यान दो, अब इसके रिजल्ट क्या है। नाजीज्म के परिणाम क्या निकले, जर्मनी में हिटलर के उदय और नाजी दल के गठन के परिणाम क्या निकले। तो परिणाम क्या निकले, पहला परिणाम निकला वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हिटलर ने जो कि जर्मनी में अपनी सेना को बहुत अधिक बढ़ा दिया, हर एक व्यक्ति को आर्मी में भर्ती कर लिया, देश में जितने भी लोग थे उनको आर्मी में भर्ती कर लिया, जिसके कारण जर्मनी में क्या हो गया, काफी शक्तिशाली देश हो गया। और दूसरे देश के यूरोप के दूसरे देश जैसे फ्रांस, इंग्लैंड है, ये तो दूसरे देशों में व्यापार करते थे कॉलोनीज से, तो इनकी सैनिक शक्ति इतनी अधिक थी नहीं। फिर इन्होंने भी सोचा कि जर्मनी जो की सेना बढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है ये हमारा पूरा अधिकार कर लेगा, हमारे व्यापार को बाधित कर देगा, तो इन्होंने मित्र राष्ट्र बना लिया। मित्र राष्ट्र को एलाइड पावर बोलते हैं, जिसके अंदर अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड ये शामिल हो गए। और जर्मनी ने धुरी राष्ट्र का निर्माण, धुरी राष्ट्रों की अपनी टीम बना ली, जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रिया, जर्मनी ये शामिल थे। इन्होंने क्या किया, इटली भी शामिल था, जिसमें धुरी राष्ट्र में आप क्या किया, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। इटली की राजधानी रोम थी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी, जापान की राजधानी टोक्यो थी। तो इन्होंने रोम, बर्लिन, टोक्यो, ठीक है, तो इस तरीके से रोम, बर्लिन, टोक्यो इन्होंने एक्सिस पावर का निर्माण कर लिया। ठीक है, रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड इन्होंने एलाइड पावर का निर्माण कर लिया। इसका निर्माण कर लिया एलाइड पावर, मित्र राष्ट्र।
तो मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में झगड़ा अक्सर होता रहता है और ये झगड़ा जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड के रूप में सामने आया, जो कि 1939 से शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है, 1939 से, ठीक है। एक्सिस पावर में रोम बर्लिन टोक्यो दूरी थी, यानी इटली, जर्मनी और जापान ये देश शामिल थे, ठीक है। अब दूसरा परिणाम निकला वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड एंड एबोलिश, कि जो जापान में राजनीतिक पार्टियां थी वे भी बंद होंगी, क्योंकि सैनिकों का शासन होता था, राजनीतिक पार्टी होगी नहीं, ठीक है। तीसरा है प्रेस और स्पीच पर जापान ने क्या लगा दिया था, सॉरी जर्मनी ने बैन लगा दिया था, क्योंकि प्रेस अगर सैनिकों के बारे में कुछ बताती या सरकार के बारे में कुछ बताती तो दूसरे देश के लोगों को पता चलता, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग और वहां पे जितनी भी प्रेस थी उनके ऊपर बैन लगा दिया ताकि देश की कोई खबर जो है वो बाहर न जाए, ठीक है। डिक्टेटोरियल स्टेट, जर्मनी में डिक्टेटोरियल स्टेट बन गया, यानी तानाशाह राज्य बन गया, मिलिट्री की ताकत पे दूसरे देशों पे शासन करना चाहता था, ठीक है। मिलिट्राइज्ड जर्मनी को मिलिटराइज कर दिया गया, सैनिक शक्ति को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है। और सबसे एंड कारण है, सॉरी अंतिम परिणाम, ये मैं आपको परिणाम बता रहा हूँ। नाजीवाद मुद्दे के कारण क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज बैन हो गई, जर्मनी में प्रेस और स्पीच बैन हो गई, तानाशाह शासन शुरू हो गया, मिलिट्री ताकत शुरू हो गई, ठीक है। और वुमेन कैरियर जो है, women had to given up their career, स्त्रियों को चूंकि सेना में भर्ती नहीं किया जाता था, इसलिए स्त्रियों को अपने सारे करियर को छोड़ना पड़ा। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, तो उन सबको भी अपने करियर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि टोटल शासन जर्मनी में मिलिट्री का हो गया। तो वुमेन के जो टीचर के तौर पे देखो, डॉक्टर के तौर पे, इंजीनियर, उनको अपना काम छोड़ना पड़ा, वो केवल फैमिली को संभालते थे, ठीक है। और सेना में भी अगर होते तो वो अपने रेजिमेंट के लिए खाना पकाते थे, ठीक है। इससे वुमेन्स को अपने कैरियर को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। जर्मनी के अंदर वुमेन्स को ज्यादा महत्व नहीं दी, और इस तरीके से जर्मनी में नाजीवाद बढ़ता गया, सैन्यवाद बढ़ता गया। आज कोई घटना होती है तो हम किसी व्यक्ति को कहते हैं तो हिटलर की तरफ पहुंचते हैं। हिटलर का मतलब क्या है कि सेना के दम पे किसी से बात मनवाना, ताकत के दम पे किसी से बात मनवाना, ये दूसरा नाम हिटलर। हिटलर क्या करता था, हथियारों के दम पे देशों को लूटना, उनसे बात मनवाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनके परिणाम होते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड निकला, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर दो पावर बन गई, पूरा विश्व तो गुटों में बट गया। एलाइड पावर का मतलब है मित्र राष्ट्र, ठीक है, और एक्सिस पावर का मतलब है ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है।